सभी का स्वागत है। मैं हूं क्रांति प्रिया और बात करेंगे छत्तीसगढ़ के इस विषय पर जहां मानसून सत्र तो चल रहा है लेकिन सत्र बीच बीच में रुक जाता है। क्या कारण हो सकता है? आज चौथा दिन था और आज का दिन भी पिछले 3 दिनों की तरह विपक्ष और हंगामों से भरा रहा। सत्र के पहले दिन से ही पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। पहले दिन जहां टीएस सिंहदेव की अनुपस्थिति के कारण उनके विभागों से संबंधित सवालों के जवाब ठीक तरह से नहीं दिया जाना विपक्ष के वॉकआउट का कारण बना, तो वहीं दूसरे दिन बीजेपी दल की बैठक के बाद अविश्वास प्रस्ताव सदन में पेश किया गया। कभी भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर तो कभी धान खरीदी, पीएम आवास का मुद्दा छाया रहा। इसी बीच सीएम भूपेश ने 2000 करोड़ से अधिक का अनुपूरक बजट भी पेश किया। इसके साथ पीडब्ल्यूडी की कार्यशैली पर भी सवाल उठाते हुए जनता कांग्रेस और बीजेपी के विधायकों ने सदन छोड़ दिया और सदन की कार्यवाही फिर से स्थगित करनी पड़ी। तो आखिर सदन के सत्र बुलाए क्यों जाते हैं जब पक्ष और विपक्ष किसी मुद्दे पर बहस करने की बजाय सदन ही छोड़कर चले जाते हैं? आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। सदन की कार्यवाही सीधे तरीके से क्यों नहीं चल पाती, या कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो पक्ष और विपक्ष को आराम से बात करने की बजाय वॉकआउट करने पर मजबूर कर देते हैं। और छत्तीसगढ़ से सीधे जुड़ेंगे हमारे गेस्ट। चलिए हम परिचय करवाते हैं। तेजेंद्र जी हमारे साथ जुड़ेंगे, आप पार्टी से जुड़े हुए हैं, तेजेंद्र तोड़ेकर। हमारे साथ अंशुल मिश्रा जुड़ेंगे, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और साथ में जुड़ेंगे प्रवक्ता बीजेपी जो कि जुड़े हुए हैं तीनों। गोविंद गुप्ता जी हमारे साथ हैं। आप तीनों का हम स्वागत करते हैं। और मुझे लगता है शुरुआत हमें करना चाहिए अंशुल जी आपसे। कांग्रेस की सरकार, भूपेश सरकार, और एक बड़ा ये सवाल कि आखिर 3 दिन बीत गए, आज चौथा दिन, और चौथे दिन भी आखिर वॉकआउट कर जाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुद्दे तो बहुत सारे होते हैं सदन में बात करने के लिए, लेकिन मुद्दों पर चर्चा करने की बजाय वॉकआउट का अगर हिंदीकरण कर दिया जाए कि भागने पर क्यों विश्वास किया जाता है, क्यों ऐसे हंगामे के आसार बन जाते हैं? क्या सत्र का दूसरा नाम हंगामा हो चुका है? क्रांति जी, संविधान के शास्त्रों में एक बहुत बड़ा नियम है, शायद इसको बीजेपी को पढ़ने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और हम उसको हर समय पढ़ते रहते हैं कि जब सदन में विपक्ष पार्टी विशेष का अर्थात किसी संगठन विशेष का मुद्दा उठाने के लिए मजबूर हो जाए तो यह समझ लेना चाहिए कि वह पार्टी विशेष अर्थात जिसकी सरकार चल है वह कहीं ना कहीं उम्दा कार्य कर रही है। आज विपक्ष नस्तनाबूद पड़ा हुआ है। हम तो चाहते हैं कि खुले मंच पर चर्चा होना चाहिए, सदन के अंदर चर्चाएं होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जनता के हितों से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है। मानसून सत्र आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं, जनता जनार्दन भी जानती है, बीजेपी भी जानती है और आम आदमी पार्टी भी जानने लगी है कि कितना इंपॉर्टेंट और कितना महत्वपूर्ण एक समय होता है। आने वाली दशा और दिशा को, जनता जनार्दन की दशा और दिशा को जोड़ने का काम और उनके विकास के कार्यों की जो प्रतिलिपि होती है उसको कहीं ना कहीं उसका खाका रखने का काम करता है। लेकिन वह रहे विपक्ष के पास छत्तीसगढ़ में राजनीति करने का कोई मुद्दा नहीं बचा है, तो इसलिए वो विपक्ष सदन को नहीं चलने देगा। विपक्ष के पास आज आपस में ही दो वाद की राजनीति चल रही है, आपस में ही पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स अगर चल रही है तो वह सदन के कार्यवाही को स्थगित करने के लिए प्रयासरत और षड्यंत्रकारी नीति करेगा। कहां बिल्कुल, इस सवाल का हम जवाब ले लेते हैं। गोविंद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चूंकि विपक्ष की आपने बात की तो बीजेपी से जुड़े हुए हैं हमारे साथ गोविंद गुप्ता जी। हम उनसे एक सवाल रखेंगे। गोविंद जी, अगर नेता प्रतिपक्ष की हम बात करें धर्मलाल कौशिक जी की, उन्होंने ये बात कही कि इसका ड्यूरेशन बढ़ा देना चाहिए, इसको 10 दिन कर देना चाहिए। जब 6 दिन का ये सत्र है वो शांतिपूर्वक नहीं चल पा रहा, आज चौथा दिन था, मुद्दों पे क्या बात करेंगे जब इस तरह बात बात पे वॉकआउट करने पर मजबूर हो जाया जाएगा? क्रांति जी, इसमें एक चीज ये बोलना चाहूंगा कि देखिए, वॉकआउट का एक नजरिया जो अंशुल जी ने बोला वो उनका नजरिया है, लेकिन एक नजरिया है कि वॉकआउट विरोध करने का भी एक तरीका होता है, सदन में विरोध करने का एक माध्यम होता है, पहला। दूसरा, अंशुल भाई, मैं आपको आपकी जानकारी में थोड़ा सा बढ़ाना चाहूंगा। जो सत्र जब चलता है तो आगामी योजना तो बिल्कुल होती है सत्रों में, लेकिन जब सत्र चलता है तो आपने पिछले सत्र में कितना काम किया उसका ब्यौरा देना भी सत्ता का काम है, जिसको मांगा जा रहा है बार बार। रही वॉकआउट की बात, तो पहले दिन आपके
पूर्व जो पंचायत मंत्री ने इस्तीफा दिया वो स्वयं नहीं आए। आप उनका पत्र देखिए। अगर भारतीय जनता पार्टी ने वॉकआउट किया है तो उसमें उनके 2-3 मुद्दे थे। प्रधानमंत्री आवास के 8 लाख घर जिनको देना चाहा, लेकिन आपकी सरकार ने वापस किया। तो आप थोड़ा सा उसको अपने ज्ञान का वर्धन करिए कि समीक्षा और योजना दोनों होती है। आप योजना की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने समीक्षा की बात की कि आपने पहले बजट में क्या क्या किया, उसका भी ब्यौरा दीजिए। उसका ब्यौरा दे नहीं पा रहे, तो विरोध करने का एक माध्यम सदन में होता है वॉकआउट, जिसको भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने किया। साथ ही साथ को बिल्कुल गोविंद जी, मुझे ऐसा लगता है हमारे साथ तेजेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं। हम तीसरे विकल्प के तौर पर बात करते हैं उनसे। बोलते हैं ना कि समस्या के समान हम तीसरी पार्टी से भी ले सकते हैं। तेजेंद्र जी, तो इसका मतलब ये समझा जाए कि विरोध करने का तरीका बदल देते हैं, क्योंकि अगर इस तरह से विरोध करने का ये जो माध्यम है वॉकआउट, अगर यही करते रह जाएंगे तो सत्र, इसी सत्र की क्यों, हम आने वाले सभी सत्रों में ये मानकर चल सकते हैं कि बिना वॉकआउट के काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि विरोध दर्ज कराना पड़ेगा विपक्ष की तरफ से, और विरोध का के दूसरे मायने तो वॉकआउट ही है। ये मानसून सत्र जो चल रहा है वो छत्तीसगढ़ की जनता की भलाई के लिए कुछ निर्णय हो सके, इसीलिए विधानसभा में सत्र बुलाया जाता है। जैसा आपने कहा, अनुपूरक बजट पेश होना था, अनुपूरक बजट पेश किया गया। इसमें और भी जनहित के मुद्दे लाए जा सकते थे, लेकिन चूंकि भाजपा और कांग्रेस को लोगों को सिर्फ राजनीति करनी है, आरोप प्रत्यारोप रहना है, के लिए काम करने की इनकी कोई नहीं है। आप समझिए, अब आबकारी के मामले में सवाल आता है कि छत्तीसगढ़ के 4-5 जिलों में जो अवैध शराब का विक्रय हो रहा है, तो उस पे आबकारी मंत्री द्वारा गोलमोल जवाब दिया जा रहा है। पंचायत विभाग का प्रश्न आता है, उसमें भी गोलमोल जवाब दिया जा रहा है। तो ये लोग सिर्फ मुद्दे को भटकाने का काम करते हैं। चूंकि विधानसभा सत्र में, शीतकालीन सत्र में सीमित समय के लिए सत्र बुलाया जाता है, तो पब्लिक के हित के लिए फैसले होने चाहिए। और विधानसभा में ये तो विधानसभा जो एक पवित्र स्थल है, वहां पे बात को इधर से घुमाकर उधर पकड़ने की इन लोग ये परंपरा जो सेट कर रहे हैं, उससे पूरा विधानसभा की गरिमा धीरे धीरे समाप्त हो जा रही है। आपको चर्चा करनी चाहिए, पब्लिक के मुद्दे उठाने चाहिए, ना कि एक दूसरे से लड़ाई करें, ना कि झगड़ा लड़ाई करके कोई विधानसभा सत्र को छोड़ के चले जाए। एकदम सही बात कही तेजेंद्र जी, यह हास्यास्पद स्थिति हो जाती है। मतलब सत्र ऐसा ना हो आने वाले समय में इंसान सिर्फ हंसने के लिए सत्र को देख रहा हो, क्योंकि वाकई स्थितियां तो ऐसी ही बनती हैं और इसमें कोई दो राय नहीं। मुझे ऐसा लगता है दृश्य कुछ ऐसे होते हैं कि जिसमें सोचने पर विवश हो जाते हैं। अब मैं अंशुल जी आपसे जरूर जानना चाहूंगी कि अगर बात जनता के मुद्दों की होती है, तो जब जिक्र जनता का हो, जब मामले जनता से जुड़े हुए हों सीधे, तो क्या पक्ष और विपक्ष एक राय नहीं हो सकते? बेशक क्यों नहीं हो सकते। हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है, कई बार पक्ष और विपक्ष एक मत हुए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो दुर्गा का स्वरूप कह दिया था हमारी प्रधानमंत्री जी को। लेकिन गोविंद गुप्ता जी को अभी मैं सुन रहा था तो मोहतरमा मुझे एक बात याद आ रही थी कि दो प्रकार के ज्ञान ठीक होते हैं, जिसे पूरा ज्ञान हो और जिसे बिल्कुल ज्ञान ना हो। अल्प ज्ञानी लोग होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े घातक सिद्ध होते हैं। आज उसी परिपाटी पे गोविंद गुप्ता जी काम करते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो पीएम आवास योजना का जो आलाप घुमाते रहते हैं ना, छत्तीसगढ़ को बेवकूफ बनाने की साजिश करते रहते हैं, तो मैं स्पष्ट अरे ये बीच में क्यों रोने लगे? कृपया सुनिए, रोइए मत चाचा रोइए मत, सुनिए। अरे क्यों रो रहे हो आप कार में आपको करंट लग गया क्या? कार में आपको करंट? क्रांति जी थोड़ा सा अपने कैमरामैन से कहिए, शायद पर बीजेपी के प्रवक्ता को करंट लग गया है, उनको ठीक कराइए, स्वास्थ्य विभाग के अमले को भेजिए। सुनिए गोविंद जी धैर्य रखिए। अच्छा नेता वही होता है जो धैर्य पूर्वक सुने। तो जो आप पीएम आवास का जो आलाप लपेटते हैं ना, तो संविधान करने देते हैं, फिर मैं आपकी तरफ अरे सुनिए अरे सुन तो लीजिए। अरे क्यों रो रहे हैं आप? अरे क्यों रो रहे हैं? पता है मुझे क्यों रो रहे हैं। अरे अल्प ज्ञानी सुनो अल्प ज्ञानी, अरे रावण की तरह क्यों चिल्ला रहे हो अल्प ज्ञानी?
अरे अल्पज्ञानी सुनो जरा, मुझे पता है। अरे अल्पज्ञानी रावण की तरह क्यों चिल्ला रहे हो? अरे अल्पज्ञानी रावण की तरह क्यों चिल्ला रहे हो? क्यों क्यों करंट लग गया है? क्यों? मैं अंशुल जी, अभी हम थोड़ी जी। देर पहले तेजेंद्र जी ने एक बात कही थी, शायद आपने या तेजेंद्र जी ने, कि संसद की भी एक भाषा होती है, एक मर्यादा होती है। बिल्कुल इसी तरह डिबेट की भी एक मर्यादा होती है, चर्चा परिचर्चा की भी एक भाषा होती है, एक तरीके होते हैं। ये तो बिल्कुल अपनी कांग्रेस बात को का रखना चाहिए, पक्ष विपक्ष संस्कार है। दोनों एक मत नहीं हो सकते, मुझे ऐसा लगता है जी अंशुल जी। तो मुझे लगता है कि हम इस बात का ध्यान रखेंगे, एक दूसरे की बात को सुनेंगे, और जहां गलत लगेगी एक दूसरे की बात, बिल्कुल ये मंच है इसीलिए अपनी बात को रखने का। जी अंशुल जी। क्रांति जी, आप रिकॉर्डिंग उठाकर देख लीजिए। मेरे यही संस्कार हैं कि पहले मैं सुनता हूं और उसके बाद में जवाब देता हूं। तो धैर्यपूर्वक अगर बीजेपी के प्रवक्ता सुनेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर मैं विरोध करने पे आ पाऊंगा तो ये नहीं सुन पाएंगे। अब ये पीएम आवास का जो अलाप रपट रहे थे अल्पज्ञानी महोदय, उन्हें मैं बता दूं, संविधान और विधि के विधान के अनुसार जो 90% तक का राज्यांश केंद्रांश होता है ना, वो केंद्र भेजती है, और 10% समर्थन जो होता है वो सरकार, जो राज्य सरकार होती है, उसे समर्थन देना होता है। लेकिन वाह रे मोदी सरकार, वाह रे डिक्टेटरशिप की सरकार, मत के मत में मदमस्त हो चुकी मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ क्या करती है कि 50% हम देंगे और 50% आप देंगे। यह संविधान के नियम के खिलाफ है, यह लोकतंत्र के नियम के खिलाफ है। मैं उसी संविधान का हवाला देते हुए मोहतरमा बात कर रहा हूं, जिसके संविधान के पन्नों को रोज फाड़ते हुए नजर आते हैं। ये उसी पार्टी के प्रवक्ता है, जब संविधान की बात हिंदुस्तान में पहली बार उठी थी तो बाबा साहब अम्बेडकर का इन्होंने पुतला दहन किया था मोहतरमा। तो ये अल्पज्ञानियों को कम से कम यह समझ कर आ जाना चाहिए। गोविंद गुप्ता जी, प्रस्ताव के मायने पूछ लेते हैं हम उनसे। बिल्कुल आपकी बात हमने ये गोविंद जी कितने सहमत है ये भी जानते हैं। नहीं, ये महाज्ञानी है, इनको ज्ञान ज्यादा हो गया, और मेरे को लगता है भारत हम विद्यार्थी हैं, हम विद्यार्थी हैं, हम विद्यार्थी। आप कांग्रेस, मैं सुनता ही हूँ, बिल्कुल कांग्रेसियों और कांग्रेस के संस्कार ही दिखाऊंगा। मैं कांग्रेस के संस्कार ही दिखाऊंगा, कांग्रेस के संस्कार ही दिखाऊंगा मैं। और ये इतने ज्ञानी हो चुके हैं कि ये 2-3 देश का संविधान पढ़ के आ चुके हैं। सरकार का एक भैया, मुझे हिंदुस्तान का मैं हिंदुस्तान का ही संविधान पढ़कर आया हूं। और जब आप ना छोटा चड्डी पहनना सीख रहे थे ना, तब हम सड़कों पर संघर्ष कर रहे थे महोदय। तो कम से कम आप अपना ज्ञान अपने पास रखिए, एक कांग्रेस को बताने की आवश्यकता नहीं है। जब आप चड्डी पहनना सीख रहे थे ना, छोटी चड्डी, खाकी चड्डी पहनना सीख रहे थे ना, तब हम देश के हिंदुत्व की राजनीति कर रहे थे, देश को बचाने की रणनीति अपना रहे थे। तो कम से कम अपना ज्ञान आरएसएस में बता दीजिए, आप अपना ज्ञान कम से कम हमें ना बताइए। आप वही है ना जो आप दोनों से अनुरोध करूंगी कि अब आप दोनों रुकेंगे और मैं तेजेंद्र जी से बात करूंगी। मैं तेजेंद्र जी से बात करना चाहूंगी। है ना, पूरी चड्डी उतर गई है। गोविंद जी रुकिए। गोविंद जी और अंशुल जी, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आप दोनों ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे जहां एक महिला एंकर आपके साथ जुड़ी हुई है। माफ कीजिएगा, पर यह भाषा, जब इस मंच पर आप इस तरह की भाषा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो संसद में क्या होता होगा, जो कैमरे के पीछे होगा, वो मैं बिल्कुल जिक्र नहीं करूंगी। मैं तेजेंद्र जी से बात करना चाहूंगी। तेजेंद्र जी, आपने दोनों की बातों को सुना। रुकिए गोविंद जी, मेरे अंदर गोविंद जी रुकिए ना, रुकिए, मैं तेजेंद्र जी से बात कर लूं, फिर मैं आपकी तरफ भी आऊंगी। मैं तीनों से बात करने के लिए यहाँ पर हूँ। तेजेंद्र जी, आपने इन दोनों की बातों को सुना। सबसे पहले भाषा पर भी बात करना चाहूंगी, और दूसरा कि अगर मुद्दों पर बात ही नहीं हो पाएगी तो फिर सत्र क्यों बुलाया जाना, जब बात ही नहीं करनी है, जब एक सुर हो ही नहीं पाएंगे, एक मत कभी हो ही नहीं पाएंगे। हम बोलेंगे कि हम कांग्रेस के रहने वाले हैं, बीजेपी बोलेंगे कि हम बीजेपी की तरफ के हैं, तो क्या कोई ये बोल पाएगा कि हम भारतवासी हैं और हम भारत की जनता के लिए बात करने के लिए उस संसद में हैं? तेजेंद्र जी, देखिए, 6 दिन का ये मानसून सत्र है। 6 दिन के सत्र में आज 8 दिन उन्होंने लड़ाई लगा दिया। समझिए, आने वाले में जब कोई फैसला लेना होता है तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से डिबेट में लड़ रहे हैं। इसी प्रकार से विधानसभा में लड़ते हैं ताकि जनता के मुद्दे की बात ना हो सके। आप देखिए, आज छत्तीसगढ़ में बेरोजगार परेशान है, किसानों को खाद नहीं मिल रहा है। इस समय में जब फसलों की बुआई चल रही है, इस समय पब्लिक मुद्दों की चर्चा होनी चाहिए ताकि ये
पूरे प्रदेश में आज किसान हाहाकार मचा रहे हैं खाद को लेकर। आज जो खाद सोसाइटियों में आज नहीं मिल रहा है, ओपन मार्केट में वो खाद 1100-1200 खाद आज 1700 में मिल रहा है, तो किसान इससे परेशान है। आज छत्तीसगढ़ के युवा रोजगार के लिए परेशान है। आज पंचायत विभाग से इन्होंने कहा ये भाजपा और कांग्रेस दोनों की लड़ाई है। इन दोनों के कारण 8 लाख परिवार को जो लोग पेश करते हैं, 8 लाख परिवार के को क्या जनता का उनको आवास नहीं मिला है। सिर्फ आप दोनों की लड़ाई के कारण आप बोलते का नाम होगा, आप बोलते हैं कांग्रेस का नाम होगा, आप को नहीं देते। ये कौन सी बात? आप लिए, लेकिन जनता के फैसले जहां लड़ना है, जनता के लिए फैसले लेना जरूरी है। आपकी निजी लड़ाई को आप जनता को परेशान मत कीजिए, छत्तीसगढ़ की जनता को परेशान मत कीजिए। छत्तीसगढ़ में किसी भी चीज की कमी नहीं है। आज पूरे देश छत्तीसगढ़ में आज नदियां में अवैध रेत खनन का मुद्दा बहुत भारी मुद्दा है। आज अवैध रेत खनन बंद होने के बाद प्रदेश में रेत खनन चल रहा है। इसमें तो सर नहीं बोलती क्योंकि सबको कमीशन फिक्स है। तो ये चीजें, इनको मुद्दे से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ राजनीति करना है, विधानसभा में बर्बाद करना है। जाएंगे, जनता का पेट्रोल जलाएंगे, जनता का डीजल जलाएंगे, उनको जो पैसा मिलता है क्या कुछ उस ऐसा पैसा हो का पाएगा? दुरुपयोग कर रहे मैं हैं। अंशुल जी आपसे पूछती हूँ, तेजेंद्र जी, मैं अंशुल जी से एक सवाल करना चाहती हूँ। मुझे लगता है, मैं गोविंद जी आप भी वो सवाल ध्यान से सुनिएगा कि मेरा मकसद हंगामा करना नहीं, बस मकसद ये है कि तस्वीर बदलनी चाहिए। क्या कुछ इस तर्ज पर काम नहीं हो सकता संसद में? बेशक हो सकता है। एक हाथ, मैं तो यह कहता हूं कि इस सियासी चिलमन से तू झांके, उस सियासी चिलमन से मैं झांकूं, और आग लगा दो जनता के समक्ष इस सियासी चिलमन को, ना तू झांके ना मैं झांकूं। तेजेंद्र जी ने बहुत सारे उम्दा प्रश्न उठाए कि आज ये हो रहा है, आबकारी विभाग के सही प्रश्न नहीं आए हैं, अब शराब बिक्री हो रही है, माफिया बन चुके हैं। तो तेजेंद्र जी जब ये कह रहे थे ना, तो मैं बिल्कुल बखूबी शांति के साथ उनसे सुन रहा था। और मैं उनसे आज प्रश्न के प्रति एक प्रश्न उठा देना चाहता हूं कि तेजेंद्र जी, आप आम आदमी के प्रवक्ता हैं, आप कहां हैं आपकी आम आदमी पार्टी? जब आप इतने बड़े बड़े आरोप लगाते हैं तो उसी संविधान ने आपको यह हिमाकत दी है, यह हिम्मत दी है कि आ जाइए, सड़कों पर उतर जाइए। अगर सरकार अगर यह कार्य कर रही है तो आप कहां हैं? आप सड़कों पर क्यों नहीं है? आपको सिर्फ संसद की मिठाई खाना पसंद आती है, सड़कों पर लड़ाई करना पसंद नहीं आती। अरे मैं तो यह कह देना चाहता हूं कि अपने यहां पर कानून महोदय, मैं बीच में नहीं बोला हूं, कृपया कर मेरे बीच में मत बोलिए, आप शांति धैर्य पूर्वक सुनिए। फिर मैं आपसे दूसरी बात यह कह देना चाहता हूं तेजेंद्र जी कि आज तक आम आदमी पार्टी, छत्तीसगढ़ आम आदमी पार्टी में या छत्तीसगढ़ बीजेपी पार्टी में एक भी ऐसा नेता उत्पन्न नहीं हुआ है कि वह कहीं ना कहीं आज न्याय कानून व्यवस्था के तहत पीआईएल दर्ज कर सके। आज तक पिछले 3.5 वर्षों में आपने रेत के अगर इतने हितैषी हैं तो पीआईएल दर्ज क्यों नहीं हुई? अगर आप जनता जनार्दन के इतने हितैषी हैं और आबकारी विभाग के मंत्री अगर आपको सही जवाब नहीं देते तो आपने पीआईएल दर्ज क्यों नहीं करी? मैं बीजेपी के प्रवक्ता से भी यह पूछना चाहता हूं। मैंने यह कहा ना कि मैं एक हाथ आगे बढ़ा देना चाहता हूं। जनता जनार्दन की सेवा की जहां पर बात आती है, कांग्रेस के संस्कार वहां पर झलकते हैं। मोहतबी अंशुल जी, जब आपने सवाल रख ही दिया है तो फिर जवाब लेना भी बनता है। गोविंद जी क्या कहना चाहेंगे? मैं एक चीज ये बहुत अपने महाज्ञानी मित्र को बोलना चाहूंगा कि आप देखिए, आप सत्ताधार पार्टी के कार्यकर्ता हैं अभी के समय में। आपका कर्तव्य जनता को जवाब देना है। आप पीआईएल लगाइए, ये करिए, बात का हुए हैं, सरकार कहाँ है? आप देखिए यहाँ पे में ऊंचे दामों में शाह कालाबाजारी, कोचियागिरी बढ़ गई है, रेत का अवैध खनन सब। लेकिन जवाब तो पूरा देना है ना। कांग्रेस प्रश्न पूछ रही है। अरे महोदय, जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए। और सुनिए, बोल रहा हूँ, पहली बात कान में लिखा है, केंद्र सरकार की अलग अलग योजनाओं पे अलग अलग अंशदान होता है। कोई जेजेएम जो चल रही है, जल जीवन मिशन, उसमें 50-50% का अंशदान है। कोई योजना ऐसी चलती है कि जिसमें 90% केंद्र से आता है, 10% राज्य का रहता है। जैसे कि ट्राइबल हॉस्टल का निर्माण हुआ था, उसमें 90% केंद्र से आया था, 10% इसका। तो महोदय, आप भारत के संविधान पढ़ने से पढ़िए, दूसरे देश के संविधान में मत चलिए। यहाँ पे अलग अलग योजनाओं पे अलग अलग अंशदान की योजना बनी हुई है। क्रांति जी, आपकी अनुमति होगी तो मैं बिंदुवार तरीके से सशब्द जवाब देना चाहूंगा। अंशुल जी, आपके सवाल का जवाब रह गया था। आप लोग इजाजत रखूं मैं। आपने कहा आम आदमी पार्टी कहाँ है? आपको शायद याद नहीं, जब 1.5-2 महीने पहले आप जो हसदेव का जो मामला चल रहा था, उसमें जब आम
आदमी पार्टी ने आज विधानसभा सत्र में बैठे हैं, कभी और चर्चा कर लेंगे। मैं बिंदुवार तरीके से आपको जवाब देता हूँ। मैं बिंदुवार तरीके से जवाब देता हूँ। इससे पहले शराब के मामले में आम आदमी पार्टी ने पूरे प्रदेश में आंदोलन किया। इससे पहले जब 14,580 शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो रही थी छत्तीसगढ़ में, रोजगार नहीं था, तब क्रांति जी आपकी अनुमति होगी तो मैं जवाब दूंगा। तेजेंद्र जी, जी थोड़ा कुछ तकनीकी कारण है, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही। अंशुल जी मैं आपसे जवाब लेती हूँ। जी, गोविंद गुप्ता जी ने अभी फिर से बहुत सारे प्रश्न बताए, उसी संविधान का हवाला आज मैं सिर्फ संविधान की ही बात करूंगा, जिससे बीजेपी का कभी ना कोई रास्ता वास्ता नहीं रहता है। संविधान ने आपके लिए एक आंदोलन करने की नीति भी दी है। मैं 3.5 वर्षों में, पिछले 3.25 वर्षों में यह जिम्मेदारी के साथ, अगर ठीक है बीजेपी के प्रवक्ता, मैंने एक हाथ बढ़ाया दूसरी हाथ अगर बढ़ाते हैं तो बीजेपी के प्रवक्ता यह कहते हैं कि आपने ये नहीं किया वो नहीं किया, सिर्फ मीडिया में जाके भ्रम फैलाने की अगर राजनीति करते हैं, तो मैं यही बीजेपी के प्रवक्ता को एक सलाह देना चाहता हूं और यह कह देना चाहता हूं कि आपके आला कमान के नेता, चाहे बृजमोहन अग्रवाल हो, चाहे रमन सिंह जी हो, चाहे आप हो, चाहे आपके युवा नेता हो, पिछले 3.5 वर्षों में सड़क पर क्यों नहीं दिखे? क्यों? क्योंकि इसीलिए नहीं दिखे, आपने कहीं ना कहीं यह टिक मार्क किया है सदन में और संसद में, कि यह टिक मार्क कर दिया है कि पिछले 3.5 वर्षों में जो सरकार काम कर रही है, पिछले 3.5 वर्षों में जो योजनाएं लागू हुई हैं, पिछले 3.5 वर्षों में जो योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ है, वो योजनाएं जमीन पर, धरातल पर, जनता जनार्दन के समक्ष उपस्थित हैं। यही तो जीता जागता कारण है कि इतनी बड़ी बीजेपी, छत्तीसगढ़ बीजेपी पार्टी का एक भी बड़ा आंदोलन, एक भी बड़ा धरना, एक भी बड़ा विरोध प्रदर्शन जनता जनार्दन के समक्ष, पार्टी के समक्ष नहीं आया है। अब गोविंद गुप्ता जी को मैं संविधान की बात कहना चाह रही हूँ। आप तीनों को पता होगा आज का दिन कितना खास है। 23 जुलाई चंद्रशेखर आजाद की जयंती मना रहे हैं। वो आजाद और वो लोग, इन आजाद के साथ उन लोगों का भी हम जिक्र करेंगे जिनकी शहादत को भुलाया नहीं जा सकता। लोगों के लिए उन्होंने अपनी जानें दे दी। ऐसे लोग हमारे देश में हुए और एक समय ऐसा चल रहा है, आप तीनों से बोल रही हूं मैं यही बात, एक समय ऐसा चल रहा है जहां संसद की मर्यादा क्या है और सत्र का मकसद क्या है यही नहीं पता। मोहतरमा, आज मुंबई में चंद्रशेखर आजाद के बारे में आपने कहा तो एक लाइन में कह देना चाहता हूं कि आज मुंबई में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम, बीजेपी के गद्दावर नेता ने मंगल पांडे की जगह चंद्रशेखर आजाद जी का नाम लिख दिया है। कितनी बड़ी विडंबना की बात है। बीजेपी अगर थोड़ा सा इतिहास खंगालेंगे तो उन्हें समझ में आएगा। गोविंद गुप्ता जी, थोड़ा सा इसका इतिहास खंगालना और आपके अपने गद्दावर नेता को समझा देना कि जिसकी फोटो होती है उसी का नाम नीचे लिखा जाता है। थोड़ा सा उनको बता दीजिए, आपको यह पता नहीं होगा। मैं ब्रेकिंग न्यूज दे देना। राहुल गांधी जी समझाइए आप जी। गोविंद जी, अंशुल जी की बात का जवाब आप दे दीजिए पहले, फिर मैं आपसे सवाल रखती हूँ। नहीं, अंशुल जी का मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अंशुल जी, आप और हमको, मुझे लगता है छत्तीसगढ़ की चर्चा करें। आप महाराज जाओगे, मैं राहुल गांधी जी पे जाऊंगा। अरे मैंने छत्तीसगढ़ की चर्चा करी है भैया, पहले मानसून सत्र में ही रहते हैं। हाँ, मैं वही चीज बोल रहा हूँ जी। चलिए मैं जी बिल्कुल, तो एक सवाल रख लेती हूँ आपसे। काम रोको प्रस्ताव का जिक्र हुआ, अधिसूचना जो जारी की गई थी, मैं यही पूछ लेती हूँ सवाल, और मुझे लगता है मैं तेजेंद्र जी के पास भी जाऊंगी इस सवाल के साथ ही, कि जो अधिसूचना जारी की गई थी उसमें किसानों का जो मुद्दा है उनको उठाना चाहिए था, उन पर हल निकालना था, समाधान निकालना था, तो वहीं बढ़ते अपराध पर रोकथाम, ये 2 महत्वपूर्ण बिंदु निकल कर आए थे। क्या अच्छी तरह से वाकिफ थे आप लोग? नहीं, मैं हेलो जी, आवाज आ रही है गोविंद जी? हाँ जी, हाँ जानकारी है, वाकिफ हूँ मैं इन चीजों से जी। अब मैं बिल्कुल इसी पर आती हूँ, क्या हुआ इस मानसून सत्र में इन दोनों विषयों? इन 2 विषयों में जितनी भी चर्चा हुई है, आधी वॉकआउट में सब चीजें रुक गई। एक मिनट, आधी सब चीजें वॉकआउट में रुक गई है जी। यही सुनना चाहती और यही निराशा का विषय है दरअसल। मैं मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे आगे, बस देख किया रंग है मेरा तेरे आगे। आज बीजेपी के प्रवक्ता का रंग आपके समक्ष क्रांति जी से देखते ही बनता है। आप उनसे प्रश्न करे जा रही हो, शायद पता नहीं वो उस प्रश्न का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। मैंने भी बहुत सारे प्रश्न उठाए कि पिछले 3.5 वर्षों से। पूछ लेते हैं तेजेंद्र जी, अगर आप जुड़ना चाहें इस सवाल से। देखिए, इस बात का सवाल
मैं पहले ही कर चुका हूँ। छत्तीसगढ़ का किसान परेशान है, छत्तीसगढ़ का नौजवान परेशान है, लेकिन इनको लड़ाई झगड़े से फुर्सत नहीं। अंशुल जी ने चीज कही, उसका जवाब भी नहीं दे पाया हूँ, तो आप सुन लें। छत्तीसगढ़ में हर वर्ग आंदोलन पे है। मैंने सिर्फ अपने पे भूपेश जी को ऐसे सैकड़ों आवेदन दिए हैं, चाहे वो किसान मुद्दा हो, चाहे बेरोजगार का मुद्दा हो, चाहे सड़क का मुद्दा हो। आवाज कट रही है तेजेंद्र जी आपकी। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे रोक देना चाहिए, बिल्कुल ठीक उसी तरह जिस तरह से सत्र रोक दिया जा रहा है और वो समय बीतता चला जा रहा है, लेकिन असल मुद्दा बीच में नहीं आ पा रहा है। 3 दिन गुजर चुके, आज चौथा दिन, सत्र का चौथा। आप समझते होंगे चौथा कितना गलत वर्ड है, लेकिन बोलना पड़ रहा है कि सत्र का चौथा था, लेकिन मुद्दे नहीं हल हो पाए। 5वें दिन देखते हैं, क्योंकि कम समय के लिए सत्र है। भले ही प्रस्ताव रख दिया जाए कि 10 दिन ही होनी चाहिए, लेकिन 10 दिन ही करने का ये मकसद से बेहतर होगा कि कम वक्त में ही समस्याएं उठा ली जाए और उनके समाधान पर भी चर्चा कर ली जाए और एक राय हो जाए। इसी उम्मीद के साथ अब हमारा समय भी इजाजत दे रहा है। मैं आप तीनों को यही धन्यवाद करना चाहूंगी। हमारे साथ जुड़े हुए दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं, गोविंद गुप्ता जी प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ अंशुल मिश्रा कांग्रेस प्रवक्ता, और हमारे साथ आप पार्टी से जुड़े हुए थे तेजेंद्र जी। इन तीनों के धन्यवाद के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रही खबर भारत के साथ। नमस्कार।